नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक विज्ञान का 15वां वीडियो आज आपके सामने हम रख रहे हैं और ये पहला टॉपिक अपना जो इसके 15 वीडियो हो गए जिसमें हमने लगभग भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा है और गति के बारे में पढ़ा है, सदिश के बारे में पढ़ा है। तो इसमें टॉपिक तो 3-4 टॉपिक शामिल हो गए हैं एक साथ और अब अपने ये टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने विस्थापन, दूरी, चाल, वेग और त्वरण इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो यानी टोटल बात करें तो साइंस के 5-6 टॉपिक आपके रनिंग हो चुके हैं इन वीडियो के दौरान। अब आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे विज्ञान का। पहले ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें हमने गति के समीकरणों के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोहरा देना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ ये चीज़ें पढ़ी थी, असमान गति के बारे में बताया था और इसमें 2 प्रकार हमने ये बताया था कि त्वरण 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। एक में तो त्वरण जब नियत रहे, नियत त्वरण तभी रहेगा जब एक समान रूप से वेग में परिवर्तन होगा, 40 से 50, 50 से 60। तो हर जो यहाँ पर ये जो अंतराल है, जो भी ड्यूरेशन है, उसमें 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वेग चेंज हो रहा है, वो एक समान रूप से परिवर्तन होता है। अगर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप त्वरण निकालो तो कांस्टेंट आएगा। फिर एक वेग में परिवर्तन ऐसे भी हो सकता है 40 से 50, 50 से 75। अगर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग त्वरण निकालोगे तो वो असमान त्वरण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये चीज़ समझ सकते हो। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी त्वरण समय वक्र के लिए, और मान लिया कोई वस्तु है जिसका शुरुआत में वेग u है, बाद में वेग v है। शुरुआत का मतलब जब हमने 0 टाइम पर स्टार्ट किया है किसी चीज़ का, किसी वेलोसिटी का मापन करना, रीडिंग लेना, 0 समय पर स्टार्ट किया है और t समय तक हमने इसका प्रेक्षण किया है, तो ये टाइम अंतराल हो गया 0 से t के बीच का। तो शुरुआत में वेग u था और बाद में वेग v हो गया और इस दौरान वेग में परिवर्तन हुआ है, तो त्वरण मैं कह देता हूँ a है। अगर ये त्वरण नियत रूप से चेंज हो रहा है तो आप त्वरण समय वक्र इस प्रकार बना सकते हो। ये त्वरण समय वक्र है, ध्यान देना। त्वरण और समय के बीच में वक्र है जिसमें a नियत है और इससे ये जाहिर हो रहा है कि इसमें हमने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, त्वरण समय वक्र है। टाइम चेंज किया है तो त्वरण का मान लगातार नियत बना रहता है। ठीक है, और जैसे ही मैंने शुरुआत में 0 समय के लिए त्वरण देखा a है और t समय पर भी त्वरण कितना है, a है, तो इस प्रकार ये लगातार a बना रहता है। ये नियत त्वरण को दर्शाता है। इसने ये जो मैंने यहाँ पर कुछ लाइनिंग की थी, ये एक एरिया बन गया इस प्रकार। जैसे हमने जो रेंज ली थी टाइम की 0 से t समय के बीच में, तो ये एक क्षेत्र बन गया जिसको हम छायांकित भाग कहते हैं। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई इंटू चौड़ाई से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्योंकि आयत है। लंबाई इंटू चौड़ाई यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालोगे तो ये समय और ये त्वरण है। ठीक है, फिलहाल ये जो भुजा है ये समय को प्रदर्शित कर रही है, ये भुजा त्वरण को प्रदर्शित कर रही है। जैसे ही मैंने ये मान निकाले तो क्षेत्रफल आ गया 80। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया, क्षेत्रफल 80 आ गया। और a इंटू टी यानी त्वरण इंटू समय, त्वरण इंटू समय करोगे तो वेग में परिवर्तन आएगा। त्वरण इंटू समय क्या आएगा, वेग में परिवर्तन। तो साफ क्लियर होती है ये बात कि त्वरण समय वक्र में वक्र तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, वक्र ये हो गया और ये समय अक्ष हो गई, ये बीच का क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल वेग को प्रदर्शित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, वहाँ पर वेग समय वक्र था बच्चों, ग्राफ ऐसा ही था सेम। वेग समय वक्र में जो वक्र और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल है वो दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वो किसको प्रदर्शित करता है, दूरी को। लेकिन वहाँ पर वेग समय वक्र था, यहाँ पर क्या है, त्वरण समय वक्र है। फिर मैं आगे इस टॉपिक को मैंने आगे बढ़ाया और मैंने कहा कि AT बराबर वेग में परिवर्तन, AT बराबर वेग में परिवर्तन। अगर वेग में परिवर्तन की बात करूं तो हमने शुरुआत में वेग u लिया, बाद में वेग v लिया है, तो यहाँ परिवर्तन कितना हो रहा है, v माइनस u। ठीक है, तो मैं AT बराबर v माइनस u लिख सकता हूँ
और जब इसको पक्षांतरण करके लिखोगे तो v बराबर आ जाएगा u प्लस AT। v अंतिम वेग था जो मैंने t टाइम पे नोट किया, u प्रारंभ में वेग था जो मैंने शुरुआत में नोट किया था 0 समय पर, a त्वरण था और t समय था। ये गति की पहली समीकरण कहलाती है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, मैं गति की दूसरी समीकरण की चर्चा करता हूं। ठीक है, इन टॉपिक को समझना आप लोग, बहुत सिंपल है और गणित के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज मेरा जो मेन उद्देश्य है इस पॉइंट में, चाहे थोड़ा कर लो बच्चों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, चाहे आप थोड़ा पढ़ लो लेकिन एक तो रेगुलर पढ़ो। ठीक है, ये कुछ बातें आप ज़रूर ध्यान देना, थोड़ा पढ़ो परंतु रेगुलर पढ़ो। और इसलिए मैं टॉपिक के अंदर ज़्यादा मैटर नहीं करवाता, थोड़ा करवाता हूँ, लेकिन रेगुलरिटी से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो रेगुलरिटी से वीडियो देखें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जैसे आपको टाइम मिले आप वीडियो देख लो। ठीक है, नोट्स बना लो, ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके, बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गति की सेकंड समीकरण। ठीक है, हमारे पास पहली समीकरण आ चुकी थी, अब हम दूसरी समीकरण की बात करते हैं, गति की द्वितीय समीकरण। और उसके लिए सबसे पहले मुझे ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा। मैं त्वरण नियत मान रहा हूं, मैंने माना है ये, क्योंकि कल मैंने लिया था ना, अभी मैंने नोट्स पेपर में बताया था, त्वरण A है वो नियत है, ये हमने माना है। और ये भी मैंने बताया था कि शुरुआत में T1 मतलब प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में t बराबर 0 पर वेग कितना बताया था, वेग बताया था आपने प्रारंभिक वेग, जिसको आपने कहा था u। मैं लिख देता हूँ ये चीज़ दोबारा। ठीक है, इसको नाम दिया था हमने बच्चों प्रारंभिक वेग। और फिर टाइम t2 बराबर t कर दिया, तो t पर जो वेग हो गया था वो आपने लिखा था v, जिसे आपने नाम दिया था अंतिम वेग। अंतिम मतलब इस पोजीशन पर हमने वेलोसिटी निकाल ली थी। ठीक है, अब आपने गति की प्रथम समीकरण भी निकाली, क्योंकि जो चीज़ मुझे पता है वो मैं लिख लेता हूँ। गति की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, v बराबर u प्लस AT। समझ में आ रही है बात मेरी? कहीं पर काम में अगर ये आएगी तो मैं ज़रूर इसको यूज़ में लूँगा। अच्छा बच्चों, अब देखो हमने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ बनाया था त्वरण समय वक्र। वो ग्राफ क्या बनाया था, त्वरण समय वक्र बनाया था। ठीक है, अभी मैंने दिखाया था आपको नोट्स पेपर के अंदर। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ बनाता हूँ, ये ग्राफ मैं क्रिएट कर रहा हूँ समय और वेग के बीच में। एक तरफ समय ले लिया और एक तरफ मैं ले रहा हूँ वेग, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ किस किस के बीच में, समय और वेग के बीच में। ठीक है, त्वरण नियत रखना है। और आप कह रहे हो कि यहाँ पर t1 बराबर 0 है। अब देखना ग्राफ, t1 बराबर 0 है तो वेग कितना u है, तो 0 पर वेग मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख दिया सर, ये वेग u है। ठीक है, ये u हो गया, ये इतना, समझ गए बात मेरी, t बराबर 0 पर। फिर मैंने एक टाइम की और बात की, वो टाइम लिया t2 बराबर t। ठीक है बच्चों, t2 बराबर t पर आप कह रहे हो वेग कितना है, v है, तो ये t2 समय है और मैं कह देता हूँ यहाँ वेग v है। क्लियर है ये चीज़, यहाँ वेग कितना है, v है। तो अपना ये ग्राफ का जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ आएगा लगभग। ठीक है, समझ में आ रही, ग्राफ बनाने तो आते होंगे। ये पॉइंट आएगा अपना, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया t बराबर 0 पर वेग u, और एक पॉइंट ये आ गया t2 बराबर t पर वेग v। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने लिए हमारी शर्त के अनुसार। समझ में आ रही है चीज़?
सीखोगे, क्लियर करोगे तो बहुत आसान है। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा होगा यार अपने को तो प्रूफ करना ही नहीं है, अपने को तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। तो मैं भी बता देना चाहूँगा आपको एक बार कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो शायद मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो तरीका समझने की कोशिश करो। तरीका समझोगे तो अब ये ग्राफ है तो ग्राफिंग ऐसे, ये ऐसे पॉइंट है जो हम नॉर्मली हमें आने चाहिए। ठीक है, विज्ञान के अंदर हमें ये चीज़ों का पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात मेरी? ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी मेरे हिसाब से। अब जैसे ही मैं इन पॉइंट को आपस में मिलाऊंगा तो मेरे को एक ग्राफ प्राप्त होगा ऐसा। ठीक है, ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है। ये ग्राफ भी नियत त्वरण के लिए है। त्वरण है इस ग्राफ में क्योंकि वेग बदल रहा है। वेग बदल रहा है, u से v हो गया, टाइम 0 से t हो गया, वेग बदला, त्वरण उत्पन्न हुआ है। और ग्राफ सीधी रेखा, ये इसका मतलब इसकी ढाल नियत है। इस ग्राफ की ढाल नियत है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन भी एक समान रूप से हो रहा है। तो त्वरण नियत है यहाँ पर, और वो नियत त्वरण कितना मानना है मैंने? a मानना है। ठीक है बच्चों, अब आपने एक बात कही थी, मैंने वो बात मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये वेग समय वक्र है और ये शायद अपने पीछे से पीछे वाले वीडियो के अंदर है, और आप वीडियो क्रम से देखें तब ये चीज़, मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूँ कि ये चीज़ें कड़ी हैं। एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी के बाद तीसरी कड़ी, ये कड़ियाँ खुलती जाएंगी, ये टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। तो मैंने एक वीडियो में इससे पहले वाला वीडियो था शायद, उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, मैं यहाँ फिर नोट कर देता हूँ। क्या मैं लिखता हूँ यहाँ पर? हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप? कि वेग समय वक्र में वक्र तथा समय अक्ष, अभी बात बोली भी है मैंने, के बीच का क्षेत्रफल कण द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। ये लो भैया, मैंने यहां पर नोट कर दिया। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले कि वेग, अब वक्र कौन सा है? वेग समय वक्र है ये वक्र है, ग्राफ है ना, ग्राफ यही है। ठीक है, ग्राफ, वक्र और समय अक्ष, ये समय अक्ष है, के बीच का क्षेत्रफल। अब बीच का क्षेत्रफल ये बनेगा बच्चों, देखो ये छायांकित भाग, याद आ रहा है क्या आपको? मैंने नाम लिखा था। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा है तो ये छायांकित भाग कुछ ऐसा बनेगा, ये बन रहा है छायांकित हिस्सा। अगर हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, कैसे भी गणित को उपयोग में लेते हुए कैसे भी अगर ज्ञात कर लें, तो वो क्षेत्रफल कण द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? यानी मैं ये लिखूं यहां पर एक लाइन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कण द्वारा तय की गई दूरी। यानी कण जो चल रहा है प्रारंभ में u वेग से, बाद में v वेग से, तो वो t टाइम के बाद में, 0 से t टाइम के बाद में कितनी दूरी तय करेगा, और उस दूरी को मैं s से लिख देता हूँ। ठीक है, s से लिख दूँ, दूरी को s से लिख रहा हूँ। s लिख दो, x लिख दो, y लिख दो, आपकी मर्जी है, वो सिंबल आप यूज में ले सकते हो। लेकिन जो लगातार चलते आ रहे हैं, जिनको हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज़ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं इसके क्षेत्रफल को निकालने की कोशिश करूँगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें तो मेरे को यार कोई विशेष आकृति दिखाई नहीं दे रही। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई त्रिभुज बन रहा है या कोई आयत बन रहा है कुछ? इसको नाम मैं दे देता हूँ OABC।
ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने इस आकृति को। ओ ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? दूरी एस के। अब ये क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक छोटी सी रचना करता हूं, और वो रचना क्या है? इस अक्ष के समांतर एक रेखा खींचता हूं, दिखाई दे रही है? ये मैंने एक रेखा खींच दी और यहां एक पॉइंट नाम दे दिया मैंने डी। जैसे ही मैंने ये रेखा खींची तो ये इस BC के जस्ट लंबवत हो गई। नजर आया आपको? जैसे ये इसके लंबवत हुई, लंबवत होते ही आपको दो आकृतियां नजर आने लग गई। एक तो ऊपर का ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको? ये त्रिभुज, और एक ये डब्बा जिसको हम आयताकार डब्बा कह सकते हैं। ठीक है, वर्गाकार तो नहीं कहेंगे, वर्गाकार इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो हम आयताकार जरूर नाम ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? तो मैं ये कहूं कि ये जो छायांकित भाग है ये दो टुकड़ों से मिलकर बना है। ठीक है, छायांकित भाग कितने टुकड़ों से मिलकर बना है? दो टुकड़ों से। कौन कौन से टुकड़े? नंबर एक, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल प्लस ओ ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर एस। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? ए डी बी, ए डी बी, ओ ए डी सी, ये नीचे वाला। बोलो। अब आपको पता है कि ये जो त्रिभुज है ए डी बी, ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आपको याद है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल होता है। और ये आयताकार है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, किसके बराबर? एस के बराबर। ठीक है, अब देखो मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, यहां आ जाओ। इस त्रिभुज के अंदर पहले इस त्रिभुज की बात करो। इस त्रिभुज में अगर आप देखोगे तो देखो इसका आधार क्या लें अपने, हैं? इसका आधार क्या माने? ये 90 डिग्री का कोण है। बात आ रही समझ में? अब आप इसके आधार और ऊंचाई को गुणा करना है। अब ये जो त्रिभुज है, अगर आप इसका आधार ये मानते हो ये, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। और अगर आप इसको आधार मानते हो, इसको, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ऊंचाई। बात समझ में आ रही है क्या आपको? आपकी जो मर्जी है वो मानो, लेकिन सबसे पहले इन भुजाओं के मान लिख लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है, ये जो मान है, यहां 0 है, यहां पर t है, यानी इस भुजा की लंबाई समय को प्रदर्शित कर रही है। तो ये मान होगा बच्चों t -0। बोलो, समझ में आई क्या बात मेरी? t -0। फिर इस भुजा की बात करूं तो यहां पर 0 है, यहां पर u है, तो इस भुजा का मान होगा u। u में से 0 घटा दो, u आएगी। अगर ये u है तो ये भी u आएगी। आमने सामने की भुजा। और t में से 0 गया, ये t बचेगी। ये t है तो आपको पता है ये भी t आएगी। t -0 यानी t हो गया। बताओ, ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, अब एक चीज और रह गई कि एक भुजा तो आ गई, अब इसकी ये ऊंचाई चाहिए कि अपने को आधार इंटू ऊंचाई करेंगे, या इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। चलो इसको निकालते हैं। ये भुजा देखना बच्चों, ध्यान देना, ये बिंदु है, इस बिंदु पर वैल्यू कितनी है? v। मुझे ये टुकड़ा चाहिए, ये टुकड़ा यहां से लेकर यहां तक का टुकड़ा चाहिए मेरे को। यहां वैल्यू कितनी है? v।
यहाँ वैल्यू कितनी है u, तो अगर ये वैल्यू मैं निकाल लूँ तो ये जस्ट इसके बराबर होगी। ठीक है, क्लियर करो थोड़ा सा। यहाँ तक वैल्यू u, 0 से लेकर u, यहाँ तक 0 से लेकर v, तो ये गैप कितना बचा, तो आप कहोगे v माइनस यू, v माइनस यू। अगर ये v माइनस यू है तो ये भी कितना होगा, v माइनस यू, यानी ये जो भुजा है ये होगी v माइनस यू भुजा होगी। बताओ, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अपने आते हैं अपने फॉर्मूले पर। चलो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या मान लूँ मैं इसको, BD आधार मान रहा हूँ इसका, और ऊंचाई लिख रहा हूँ DA से। ठीक है, त्रिभुज में इसको आधार मानना है मैंने, इसको, ये आधार और ये ऊंचाई BD DA, प्लस इसकी लंबाई चौड़ाई लिख दो। ठीक है, लंबाई मैंने लिख दी इसकी OC से, और चौड़ाई मैं लिख देता हूँ OA से। किसके बराबर होगा, S के बराबर। वैल्यू पुट करो, BD की वैल्यू कितनी है, V माइनस यू। देखो B से D की वैल्यू कितनी है, V माइनस यू, और AD की वैल्यू, ये वैल्यू T है, तो इंटू T प्लस ये तो इसका मान आ गया। यहाँ देखो OC, O से C की दूरी T है और O से A की दूरी U है, बराबर S। देखो चेक करो, O से C की दूरी T, दूरी मतलब ये भुजा, अभी फिलहाल ये भुजा समय की है तो समय के लिए, और ये भुजा U तो U के लिए, तो T इंटू यू। जब इसको सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन यहाँ ऐसी, इसको हम ये लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा रूप भी दे सकते हैं, S बराबर यू टी प्लस हाफ V माइनस यू गुणा टी। देखो समझना, मैंने थोड़ा इसको S को इधर लिख दिया और ये इक्वेशन मैंने बराबर में डाल दी। देखो लिख सकते हैं क्या, S बराबर यू टी प्लस हाफ V माइनस यू टी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा आप ध्यान देना, आपके पास एक इक्वेशन है, समीकरण नंबर 1 हमने लिखी थी ना अभी, V बराबर U प्लस AT। याद आ रहा है क्या, कहीं काम में आ सकती है। समीकरण 1 मैं दोबारा लिख देता हूँ नीचे, समीकरण 1 V बराबर U प्लस AT, नोट कर दी। अगर इस इक्वेशन से मैं V माइनस यू की वैल्यू निकालूं, V माइनस यू करो तो किसके बराबर आता है, 80 के बराबर आता है क्या, किसके बराबर आता है, 80 के बराबर आता है। तो ये मान रख दो, तो यह मान रखने पर, जैसे ही मान रखोगे तो S बराबर आ जाएगा यू टी प्लस हाफ AT, और गुणा में T पड़ा है, इसकी जगह मान रखा है मैंने, तो S बराबर क्या आ गया बच्चों, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। आई इक्वेशन, S कण द्वारा तय की गई दूरी, U प्रारंभिक वेग, T लगा समय, कण को स्टार्टिंग बिंदु से अंतिम बिंदु तक आने में लगा समय, और A उत्पन्न त्वरण है। तो यह गति की सेकंड इक्वेशन है, द्वितीय समीकरण है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समीकरण समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा गणित का मेथड है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को तो अपने को झेलना पड़ेगा, ये चीज़ें सामने आएंगी। तो जिन बच्चों को मैथ से थोड़ा डर लगता है उनको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी, आप इसे बार बार देखोगे, कुछ नहीं लगना आपका, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको तो सिर्फ वीडियो देखने हैं ना, आप वीडियो देखें, क्लियर करें। और बच्चों मैं इतना आपको कह सकता हूँ, सिर्फ इतना ही, कि जब आप लोग आगे चलकर साइंस के बड़ी किताबों को पढ़ोगे, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, उस दौरान आप ये चीज़ समझोगे कि यार हमें इनका क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अगर आज आप ये चीज़ें सीख लेते हो तो बहुत बहुत अधिक आपको इसका बेनिफिट होगा, ये तो मैं इतना ही जानता हूँ। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इसको कितना देखते हो। तो वीडियो देखें बच्चों, बार बार देखें, नहीं समझ में आता है तो नोट्स बनाएं इनके। ठीक है,
और अपने इस चैनल को, ठीक है, हमारा नहीं आपका चैनल है, आपके इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे पर डे। और वैसे भी आपको पता भी है सुबह 10 बजे अपना वीडियो आता है बेसिक साइंस का, सुबह 10 बजे आपको वीडियो मिलता है। तो 10 बजे आप बिल्कुल ये वीडियो मिलता है तो आप उस समय ये वीडियो देखें और एक बार उसको दोबारा दोहराएं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन रहता है तो वीडियो आपके पास होता है, आप दोबारा देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर समझने की कोशिश करें। और जो भी बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप इनके नोट्स तैयार करें, ठीक है। हो सके तो मैं इनकी PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो अभी टेक्निकल समस्या की वजह से नहीं बन पा रहा है ये सिस्टम, तो आप इन चीज़ों को पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं बच्चों, ताकि आपको इनका इतना फ़ायदा हो कि आप साइंस के क्षेत्र में भी आगे पढ़ाई कर सको लगातार। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम बाकी अदर चैनल भी देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, जो किसी मूवी के, किसी जोक के वगैरह के होते हैं, ठीक है। वो तो सिर्फ अपने टाइम पास का एक साधन होता है, लेकिन ये अपने पढ़ाई से जुड़ा हुआ, अपने कैरियर से जुड़ा हुआ मतलब एक ये साधन हमने स्टार्ट कर रखा है जिसमें हम पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जैसा हमने आपसे बोला था कि हम आपसे कंटिन्यू जुड़े रहने की कोशिश करेंगे, तो अब तक ऊपर वाले की दया से हमने लगातार आपसे जुड़े रहने की कोशिश की है और लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवाए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें और शेयर करें अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपसे इतनी उम्मीद रखते हैं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आगे के नए वीडियो में हम एक नई क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।